एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके आगे फिर एक सीनियर मैनेजमेंट है, उसके आगे फिर डिप्टी, या फिर यहाँ ये चेन ऑफ कमांड है कि इस डिपार्टमेंट ने इस डिपार्टमेंट को आंसरेबल है, ये डिपार्टमेंट इसको आंसरेबल है, और ये आंसरेबल भी है। अगर कोई हेड ने फर्ज करें इस डिपार्टमेंट से कोई बात करनी है, डायरेक्टली बात नहीं करेगा उसके साथ, वो अपने एक चेन के थ्रू आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? चेन ऑफ कमांड, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। चेन ऑफ कमांड की एग्जांपल है कि जब आपने एक हायरार्की बनानी है, उसके अंदर सीनियर और सीनियर के बाद उसके बाद सीनियर और जूनियर, इस तरह आप अपने काम को बनाएंगे। चेन ऑफ कमांड सवाल है तो पूछ लें। ये चेन ऑफ कमांड की एग्जांपल है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा वर्क स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे देखें वर्क स्पेशलाइजेशन की हेडिंग आ रही है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ये परचेज डिपार्टमेंट है। ये जो आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग बनाए हैं, हर बंदा अपनी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, एफिशिएंसी की बुनियाद पर अपने अपने काम का माहिर है। तो ये हो गई वर्क स्पेशलाइजेशन। ये फिर आपने इसके बनाए डिपार्टमेंट, तो आपने काम के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना देने हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलें, उसके बाद देखा हुआ उसने चेन ऑफ कमांड समझा दिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल समझा दिया। हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये भी समझाता हूँ मैं आपको। ये जो चेन ऑफ कमांड होती है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सेंट्रलाइजेशन की ही एक एग्जांपल है। सेंट्रलाइजेशन इसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो उसमें सारा जो कंट्रोल है अपने पास रखा हुआ है। किसी ने कोई भी बात करनी है तो वो इसके ही नोटिस में आना चाहिए। दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और ये जो एग्जांपल है चेन ऑफ कमांड का जो दूसरा नाम है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि आपने हर डिपार्टमेंट को अपने अपने तौर पर आजादाना तौर पर सोचने का और काम करने का इख्तियार दिया हुआ है। आपको हर वक्त उनके ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप इसने कोई काम करना है इस डिपार्टमेंट ने, तो वो आराम से इससे पूछ के अपना काम, और ये बंदा काम अपना कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो चीफ से या हेड से जाकर इंफॉर्मेशन ले। तो ये भी इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, फिर आप आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। स्ट्रक्चर की बात करेगा, वर्क स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। तो degree to which the task of organization are divided into separate jobs with each step completed by different person, ये है स्पेशलाइजेशन की। किसने कितना काम करना है, तो हम आप देखें कि हमारे कॉलेज के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं डिफरेंट काम के। मसलन लाइब्रेरी का अपना एक स्पेशलाइज्ड काम चल रहा है, कंप्यूटर लैब अपना काम कर रही है, रिजल्ट वाले अपना काम कर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म अपना काम कर रहा है, अकाउंट्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो हर बंदे की अपना अपना टास्क है, और ये हम ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब कर रहे होंगे तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपा जाता है। अच्छा, और अगर आप बहुत से काम एक ही आदमी को दे देंगे तो फिर ये होगा कि वो जो स्पेशलाइज आदमी नहीं होगा तो काम एक तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि अब इस तरह क्लासें पढ़ानी है, तो जो क्लासें पढ़वाना एक स्पेशलाइज्ड काम है, तो ये हम शायद किसी लाइब्रेरी वाले को नहीं दे सकते, और मैं लाइब्रेरी का काम नहीं कर सकता क्योंकि लाइब्रेरी का काम अपना जगह काम है। तो ओवर स्पेशलाइजेशन जो होती है, इट क्रिएट्स फटीग, स्ट्रेस, पुअर क्वालिटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म। जिसको काम नहीं आता वो छुट्टी कर जाता है। अगर आपको लगे कि कोई आदमी छुट्टी बहुत कर रहा है, दफ्तर नहीं आ रहा है या दफ्तर आने से जान छुड़ा रहा है, तो समझ जाएं कि वो अपने काम से खुश नहीं है। और अगर आपको लगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आते हैं और जॉब छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं, तो समझ जाएं कि वो बंदा इस दर खुश नहीं है। तो ये है आपको एक हेडिंग समझ ली हमने, वर्क स्पेशलाइजेशन। और इसके बाद एक आसान सा वर्ड है, फाइंड अ पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटिंग करेगा, लेक्चरर है। अब देखो ना, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट, मैं आपको लॉजिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कोई फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा, अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा, इंश्योरेंस नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं उसका स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ जी। आगे चलें जी। इसके बाद है आपने करनी है डिपार्टमेंटलाइजेशन।
डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो 2-4 तरीके से हो सकती है। नंबर 1, आप फंक्शनल करेंगे, प्रोडक्ट की बुनियाद पे करेंगे, ज्योग्राफिकल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और कस्टमर के बुनियाद पे कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ऑप्शन है आपकी। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल कैसे हो सकती है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अभी हम दोबारा आते हैं स्लाइड के ऊपर। ये फंक्शंस हैं जी, इंजीनियरिंग का फंक्शन है, अकाउंटिंग का फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन है। आपने अपने इदारे को फंक्शंस की बुनियाद पे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये लिखा हुआ है। और हमने हर बंदे को उस जॉब को उसके हिसाब जी 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 उसामा काइंडली वर्क स्पेशलाइजेशन रिपीट कर दें। कौन सा? हाँ हम देखें भैया, देखें वर्क स्पेशलाइजेशन। अगर कोई बंदा अकाउंटिंग का जिसने काम करना तो उसको क्या आना चाहिए? बोलो शाबाश उसामा। अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, B.Com हो, M.Com हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जारी बात है इंजीनियर तो नहीं होगा ना। अगर कोई बंदा परचेजिंग का डिपार्टमेंट का मास्टर है तो वो ये है स्पेशलाइजेशन। हर आदमी आपने अपने अपने सिस्टम में अपने अपने जॉब में फिट करना है। और अगर आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि जहां पर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लोग कर देंगे तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। नेक्स्ट देखें, वो लिखा हुआ है जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आप फर्ज कर सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट है। अब पाकिस्तान को आप 3-4 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। एक मगरबी पाकिस्तान का साथ बना सकते हैं जो कोयटा और उधर के इलाके हैं, साउथ का बना दें, कराची वगैरह का। कोई मिडिल कोई सेंट्रल पंजाब का बना दें, कोई ईस्टर्न बना दें। तो ये है सब सेल्स डायरेक्टर ही, लेकिन वो सेल्स डायरेक्टर अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन की बुनियाद पे आपने कर दिए हैं, तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं, आप ये कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी के बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है जी, आगे समझ में? फैसल ओके? जी सर ओके। ओके जी, आगे चलें। इसके बाद है लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बुनियाद पर आपने डिपार्टमेंट बनाए। और इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मसलन ये कोई एक ट्रांसपोर्ट का दायरा है, उसकी एग्जांपल है। एक मास ट्रांजिट का दायरा है, एक कोई रिक्रिएशनल सेक्टर का दायरा है, कोई एक रेल प्रोडक्ट सेक्टर है। 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स को उसने प्रोडक्ट्स बना दिए। एग्जाम्पल अगर आप टोयोटा करोला गाड़ी में देखें तो कोई गाड़ियां बना रहा है, एक डिपार्टमेंट वो बना दें। कोई SUVs बना रहा है, प्राडो, और वो देख लें। कोई लेक्सस कार बना रहा है, उसकी गाड़ी महंगी गाड़ियां बना रहा है। तो आप अपने फैक्ट्री को, अपने इदारे को, अब मैं एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी की आपको देता हूँ। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में तकसीम हुई है। अभी आप हेली कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस में बैठे हैं, कुछ लोग हेली कॉलेज में है या हेली कॉलेज आ सकता है, कुछ IBA में है, कुछ लिंग्विस्टिक्स में है, कोई लॉ कॉलेज है। तो ये हमने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की हुई है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की बुनियाद पे की है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर फिर आगे लोग, ठीक है जी। हमारे पास 72 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, और हमने हर इदारे को, हर एक डिपार्टमेंट को उसका अपना अपना एक निजाम बनाया हुआ डिपार्टमेंट की बुनियाद के ऊपर, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। आगे देखें जी, अब यह है हेडिंग देखें, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोसेस कि आपका कोई काम है और उसके डिफरेंट प्रोसेस है। मसलन आपके फर्नीचर का कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब उस फर्नीचर के अंदर काम बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले उसने कटना है, वो लकड़ी से उसकी शेपिंग होगी, उसके बाद उसकी कोई शक्ल दी जाएगी, प्लानिंग मिलिंग होगी, उसका कोई ढांचा बनाया जाएगा, और फिर उस ढांचे को असेंबलिंग की जाएगी। उसके बाद फिर उसका कोई कलर किया जाएगा, कोई फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगी और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है। तो आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया हुआ अपने काम को उस काम के प्रोसेस में से। ठीक है जी, ये हेडिंग समझ आ गई आपको? अगर आपके कोई चावल की कोई फ्लोर मिल है तो आपका कोई एक चावलों को कोई गंदम को खरीदने का डिपार्टमेंट होगा, फिर उसके बाद उसको साफ करने का डिपार्टमेंट होगा, फिर उसको पीसने का डिपार्टमेंट होगा, फिर कोई पैकेजिंग का डिपार्टमेंट होगा, फिर कोई उसको फिनिश गुड को
ट्रांसपोर्ट करने का डिपार्टमेंट होगा। आपने एक ही चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जब कन्वर्ट करने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें से अगर आप गुजारते हैं तो आप कर सकते हैं कि हर एक प्रोसेस का एक डिपार्टमेंट बना के उसके मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर बनाना शुरू कर दें। ठीक है जी, ओके, अच्छा जी, जी सर, ओके ओके सर। ठीक है। उसके बाद पांचवी काइंड है इसके अंदर कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैंक्स वगैरह में आमतौर पे यूज होता है। मसलन रिटेल अकाउंट्स हैं, उधर कोई कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट अकाउंट, बैंक में जाए ना तो उन्होंने अपने अपने कस्टमर्स के हिसाब से लोगों को तकसीम की है। जो रिटेल वाले लोग होंगे वो रिटेल का काम करेंगे, जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो कॉर्पोरेट का काम करेंगे, जिनके पास गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स करेंगे। अगर कोई कस्टमर जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में डील कर रहा है तो वो फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बोले अलग हो जाएगा। तो ये वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होंगे अलग से डील होंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये सब जो 5 चीजें हैं हमने देखा, अभी दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ये हेडिंग निकाली ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को तरतीब देना। तरतीब देने के लिए हमने सिर्फ में अरेंज करना है, स्ट्रक्चर करना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाए। उसके लिए हमारे पास कुछ डिजाइन हैं, ये वाले मतलब वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद पहले हम समझेंगे कि स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या था। फिर हमने देखा कि टाइप्स कौन सी हैं, उसकी फंक्शनल है, प्रोडक्ट है, ज्योग्राफिकल है, जो आपको सूट करती है वो आप कर सकते हैं। ये 5 तरीके हमारे पास आ गए। इसमें कोई सवाल है तो पूछना, फिर आगे चलते हैं। सर क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इम्तिहान में वैसे ही आएगा, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन की स्लाइड है, ये वाली छोटी सी। एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स एंड प्रोसेसेस। तो ये पूरा सवाल इम्तिहान होगा। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डायग्राम बना के दिखा देना सारी मुझे, 1 2 3 4। ऑर्गेनाइजेशन का इस बेहतरीन तरीके से आपको सॉफ्टली, मतलब जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, जब आप एमबीए में पढ़ेंगे दोबारा से उसको पढ़ना आपने सब्जेक्ट को, तो वहाँ डिटेल में जाएंगे। जी सर, ठीक। ये आपके 4-5 स्लाइडें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी, इसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब अगला काम होता है किसी इदारे के अंदर इस सारे सिस्टम को लीड करना। इसको लीड करना, हमने पहले प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, अब हमने उसको लीड करना है, उसको हमने फ्रंट से लीड करना है। तो लीडरशिप की जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, इज अ पर्सन हुज ओन कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर एंड ही मेक्स अदर पीपल कंसेप्ट क्लियर। पहले ये बंदा जो होता है, लीडर जो होता है किसी इदारे का, मसलन हमारे जो लीडर हैं वो डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान साहब। वीसी साहब के दफ्तर में कोई भी मीटिंग होती है, डॉक्टर साहब में जाना होता है, हम में से कोई भी नहीं जा सकता, ना वो बुलाते ना हम जाएंगे, ना हम वो बुलाएंगे। तो क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि लीडर तो एक ही होता है। अब वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बात को समझ के आते हैं। जब वो बात समझ के आते हैं तो फिर जाके वो वहां से जो इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं उसको दफ्तर में आके, इनके दफ्तर में कोई 3-4 लोग हैं, मतलब बुखारी साहब हैं, डॉक्टर उस्मान साहब हैं, 1-2 लोग और हैं, वो उनकी मीटिंग होती है। फिर उसके बाद वो आगे जो है जहाँ मुतल्लिका बंदों को बात पहुंचानी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लीडर का होता है। वो लीडर वो होता है जिसके अंदर सलाहियत होती है कि उसके अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और फिर वो दूसरी सलाहियत ये होती है कि ही कैन मेक अदर पीपल कंसेप्ट क्लियर टू टेक देम अलोंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे बात समझ में लिख लिया डेफिनेशन, ये लिख रहा हूं 2 लफ्ज। लीडर इज अ पर्सन, लिखो लिखो शाबाश। लीडर इज अ पर्सन whose own concepts are clear and he has ability to make other person's concept clear and take them along
to achieve organizational goals. सर एक दफा रिपीट कर दें। Leader is a person whose own concepts are very clear. उसके अपने concepts बड़े clear होते हैं। पहली बात। दूसरा काम क्या होता है? And secondly, he has ability to make other people concept clear and take them along to achieve organizational goals. सबने लिख लिया जी? जी सर। चलो ठीक है। अब ये आपने लिख लिया लीडर क्या होता है। लीडर में आप बोलते हैं देयर आर 7 क्वालिटीज ऑफ लीडर। 7 उसमें खसूसियात होती हैं। नंबर 1 उसमें एक ड्राइव होती है। ड्राइव मतलब होती है कि खुद से काम करने की एक सलाहियत। वो ज्यादा तौर पे लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो कंसेप्ट शेयर कर रहा था, लेकिन वो खुद एक मतलब प्रोएक्टिव तरीके से वो काम करता है। फिर उसके अंदर लीड करने की ख्वाहिश होती है। आप किसी को लीडर नहीं बना सकते, उसको लीड करने की ख्वाहिश भी होती है। फिर उसके अंदर ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इंटेलिजेंस होती है, जॉब रेलेवेंट नॉलेज, जो काम उसने जो काम उसको दिया जाता है वो काम उसको आता है। और एक्स्ट्रावर्जन होती है कि उसमें एनर्जेटिक होता है, बंदों से मिलजुल करता है, सोशलेबल होता है, असर्टिव होता है, एंड रियली साइलेंट एंड विड्रॉन। तो ये 7 चीजें किसी भी लीडर के अंदर अगर आपको नजर आएंगी, माशाल्लाह आप में भी होंगी, तो आप एक अपने डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे लीडर चाहिए होते हैं, तो लीडर आप बन सकते हैं। सारे बारे में जी बताएं, नाम बताएं सर। ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें एक्स्ट्रावर्जन और असर्टिविटी का क्या मानी? ये लास्ट ये वाला एक्स्ट्रावर्जन का मतलब बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब एक्स्ट्रावर्जन और ये असर्टिव की बात करते हैं ना। मैं बताऊंगा इसका जो मफहूम ये है इसका कि इसको लोगों से मिलजुल कर काम करने की ये होते हैं। असर्टिव करते हैं मिलजुल कर काम करने की सलाहियत। कोई ऐसा बंदा जो आदम बेजार होगा, जिसको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होगी, जिसमें लोगों से बातचीत करके उससे घबराहट होगी, वो बंदा जो है लीडर के तौर पर काम नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई हाँ, वो उसको लाइवली होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, लोगों से मिलजुल कर, क्योंकि लीडर ने तो काम लेना है ना सब लोगों से। अगर वो पैसिव हो और अगर वो थोड़ा सा अपने जात के अंदर बंद हो, तो फिर वो बंदा काम कैसे देगा? ठीक है जी। शुड बी बोल्ड। बोल्ड की भी इसमें एक बात आ सकती है। बोल्ड मतलब जरा कोई डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक हो, जहाँ खतरा भी हो तो वो जरा सा आगे बढ़कर स्टेप ले आगे चले। और कोई सवाल हो गया जी क्लियर? तो ड्राइव का मतलब होता है जी कि एम्बिशन, एम्बिशियस हो। एम्बिशियस का मतलब होता है कि कुछ नई चीज को हासिल करने की जस्तजू, कोई नई चीज, एम्बिशियस, कोई एक ऐसी चीज मंजिल जो अभी नहीं मिली मुझे, उसको आगे हासिल करने की कोशिश। वो जब किसी बंदे में होती है तो वो आगे चलता है। फिर लोगों को ड्राइव करने का भी, इनको लीड करने का भी शौक होता है, ऑनेस्टी आपको आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जो मैंने फैसला लिया तो उसके अंदर उसको ये एक यकीन होता है कि जो मैंने फैसला लिया वो ठीक है और ये सही होगा काम। इंटेलिजेंट तो होता ही है कि वो इंटरप्रेट जो उसको इंफॉर्मेशन इर्द गिर्द से मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि डिसीजन जो है वो सही हो। तो जिस तरह अभी देखें, मिसाल दे रहे हैं आपको कि एक कोरोना वायरस वाले पोजीशन आ गई, समझ नहीं आ रही थी क्या होगा कैसे नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़े बोल्डली, बाकी यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दिया, हमने एक बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के साथ कम से कम उनका हमारा मसला सेमेस्टर्स का है,
अगर हम ऑनलाइन करना सीख जाएंगे तो चलो बच्चों को भी सीख जाएंगे, टीचर्स भी सीख जाएंगे, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो ये एक बोल्ड डिसीजन था, बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन था और एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब बहुत सी यूनिवर्सिटियां, अब क्या होगा जब यूनिवर्सिटियां खुलेंगी तो वो उनको वापस 2 महीने पीछे से काम शुरू करना पड़ेगा और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलेगी तो वो फाइनल इम्तिहान के आसपास कहीं होंगे। तो ये बात आ गई। नेक्स्ट देखें जी। अब जो लीडर होता है उसकी कोई ना कोई टीम होती है, कोई लीडर होगा तो कोई ना कोई उसकी टीम होगी। मिसाल के तौर पर आप देखें कभी बैंक में आप जाएं तो कोई छोटा सा कैश डिपार्टमेंट होता है, उस कैश डिपार्टमेंट में भी 4 लोग बैठे होंगे, एक लीडर होगा। कोई एक कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट होगा तो 4-4, 5-5 लोगों की टीमें बनी होती हैं और वो टीम जो होती है उसको एक आदमी लीड कर रहा होता है। लेकिन फाइनली उस पूरी ब्रांच को एक बैंक मैनेजर भी लीड कर रहा होता है। उसके बाद ये जो ब्रांचें हैं ये जोन में तकसीम हो जाती हैं, ये फिर जोन का भी एक लीडर होता है, तो ये जोन जो हैं वो फिर एक हेड ऑफिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हर एक जगह पर आपको मुख्तलिफ लेवल्स का लीडर मिलता है। तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई टॉप का बंदा ही होगा। बात समझ आइए आपको, ये पॉइंट समझा? लीडर जो होगा, यस सर, क्लियर है। आप एक बैंक को समझे, बैंक में आप जाएंगे तो जो बैंक की ब्रांच होगी वो उसका जो उसका ब्रांच का मैनेजर है वो क्या है, बोले उसका 50-60 लोगों का एक क्या लीडर है, ठीक है, लीडर है। अच्छा, अब आप बैंक में एक जगह पर कैश और चेक का काम हो रहा था, चेक आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कभी नजर मारा तो अंदर 5 लोग बैठे होते हैं, उन 5 लोगों में भी अंदर एक लीडर बैठा होता है छोटा सा, जो ये लोगों को ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो अब लीडरशिप का सवाल है, ये क्वालिटीज है, ये इसका रोल है। आप ये 4-5 स्लाइड है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लीडरशिप का। जी सर, ठीक लॉन्ग क्वेश्चन है सर। जी सर, ठीक है, छोटा सा सवाल है। अच्छा जी, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लीडरशिप टीम की होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा उसको तवज्जो करें कि आप अगर बैंक ब्रांच को देखें तो उस बैंक ब्रांच के अंदर हर जगह पे, मसलन एग्जाम्पल आज हेलो कॉलेज एग्जाम्पल ले लें, आप कभी जाएं एग्जाम डिपार्टमेंट में, वहां पर एक सर हैं, उनका नाम जाहिद साहब है, जाहिद साहब, वो एग्जाम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, पेपर आते हैं, रिजल्ट उनके पास है, वहां 4 बंदे काम करते हैं इस एग्जाम डिपार्टमेंट में, वो उन 4 बंदों के लीडर है, ठीक है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे वहां पर भी आपको एक लीडर नजर आएगा, कंप्यूटर लैब में जाएंगे वहां पर भी एक लीडर नजर आएगा, टीचर्स की देखेंगे, टीचर्स में भी जिस तरह बुखारी साहब है वो लीडर है, ठीक है सर। सर जैसे सीआर हमारा लीडर है, जिस तरह आपका सीआर जो आपको लीडर है, वो आपके मसाइल हल करता है, जो भी आपका मसाइल है मैं उसको बताता हूँ, वो आपको समझा देता है। तो अब इस लीडर के अंदर 3-4 किसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और वहां पे कोई टीम बनाएंगे और उसका लीडर जो होगा वो बनाएंगे, तो उस लीडर ने क्या काम करना है? सबसे पहले तो जनाब उसने कोई कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई फटा पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, लोगों को काम समझना है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या करना है? लोगों के दरमियान प्रॉब्लम आ गई है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट यह है कि 3-4 टीम मेंबर्स हैं, आपस में लड़ गए हैं, ये कंफ्लिक्ट है, ये वाला मैंने काम नहीं करना है, मैंने काम नहीं करना है, ये उसका काम है, ये मेरा काम है, ये है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। ट्रबल शूटर नहीं, ट्रबल शूट का मतलब होता है कि अगर काम में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये ट्रबल शूट है, ये लड़ाई नहीं हो रही लोगों की, टीम की लड़ाई होगी तो ये कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो टीम के लोग हैं उनके जिम्मे मुख्तलिफ काम होंगे, अगर उस किसी टीम मेंबर को काम नहीं आ रहा होगा तो इसने उसके साथ मिलकर उस काम को समझाना है ताकि ये बंदा काम कर सके। तो उसको ये नहीं कहेगा तो अपना काम खुद कर, तो काम हो गए। तीसरा काम यह है कि इस लीडर का काम यह है कि जो डिपार्टमेंट से बाहर के मसाइल हैं, कोई इसको आते हैं हल करने के लिए, तो ये उनको हल करेगा, बाकी टीम मेंबर्स मिल जाएंगे। और चौथा काम जो है जो उसने करना है, वो अगर अपने काम के किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी सॉल्व करेगा। ये लीडर का काम होता है। आगे समझ में जी, डायग्राम बना देना, लिख देना, में काम चल जाएगा। सर जी लाइजन विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसका देखा ना, आपने फर्ज करें आप अपने बैंक में किसी में कोई एक ट्रेनिंग हो रही है जी कि कैश की हैंडलिंग की या अकाउंट्स ओपनिंग की हैंडलिंग के लिए, तो आपका बैंक मैनेजर आपसे कहेगा यार आप जाके वो ट्रेनिंग जो है वो ले आए,
और फिर आके जो है हम ब्रांच के बंदों को वो समझा देना। तो ये क्या हुआ, लाइजान हुआ ना, दूसरे लोगों के साथ जो दफ्तर से बाहर के लोग हैं उनसे बातचीत करना। हर बंदे को तो नहीं हो सकता ना कि आप परमिशन देते ना। ओके सर, ओके चलो थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलें। फिर उसके बाद लीडरशिप के अंदर देखें काम क्या होता है। लीडरशिप में देखें उसने पावर को मैनेज करना होता है, मैनेजिंग पावर। अब पावर की 3-4 किस्में हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो देखें, अब मैं एग्जांपल दूंगा अपने कॉलेज से। अब जब सर आप पावर कॉलेज बता दें प्लीज। सर जी? पावर की सर देने लगा एग्जाम्पल देने लगा। अब मैं आपको अपने डेफिनेशन बता दें प्लीज पावर की। किसकी आवाज नहीं आ रही? पावर की सर, पावर की डेफिनेशन। वही तो लिखा हुआ है, ताकत। उनको मुख्तलिफ हमने उनको कोई लीगल उनको हमने काम करने की अथॉरिटी दी होती है। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पावर होती है। अब मैं समझ लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी। जी सर ठीक। अच्छा, अब अगर देखें, हमारे पिछले प्रिंसिपल साहब थे वो ख्वाजा अब्दुल सईद साहब, वो ताहयात प्रिंसिपल थे। जब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया तो ये सीट खाली हो गई। जब ये सीट खाली हो गई तो इसके लिए फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिर पूरा निज़ाम बनाया, उसके लिए एप्लीकेशनें आई और एक पूरा सिस्टम चला के फिर हमारे डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान साहब को सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया एज प्रिंसिपल। अब ये हो गए लेजिटिमेट पावर मिल गई उनको, अपना एक पोजीशन पे काम करने की कानूनी हैसियत मिल गई। कोई और बंदा अगर बाहर से आए कि मैं प्रिंसिपल हूं तो वो हो सकता है कि वो हो जरूर किसी और कॉलेज का, लेकिन वो हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी लीडर को आपने क्या करना है, एक ऑर्डर निकालना है ताकि उसकी कानूनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। आगे बात समझ में? तो किसी को किसी पे काम करने के लिए सबसे पहले एक कानूनी आपको पावर देनी पड़ेगी, लेजिटिमेट पावर। फिर उसके बाद होती है कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर का मतलब होता है कि अब उसके पास सजा और जजा की ताकत होती है। सजा और जजा कि जो मसलन बच्चे नहीं आते, लेक्चर नहीं लेते या पढ़ाई नहीं करते, तो वो क्या उनके पास ताकत है कि उन बच्चों को वो कॉलेज में ना बैठने दें, जो फीस ना दे उसको वो ना बैठने दें, मतलब कोई डिसिप्लिन का मसला हो। तो ये आपने उस लीडर को कुछ जजा और सजा की ताकत दी हुई है, ये भी पावर होती है। फिर उसके बाद अगर किसी को अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड, मसलन बच्चा फर्स्ट आ गया, टॉप कर गया यूनिवर्सिटी के अंदर, जी उनको हमने जैसा कॉन्वोकेशन में हम बच्चों को गोल्ड मेडल बांटते हैं और सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो उस गोल्ड मेडल को बांटने की भी तो किसी को पावर देनी है ना। तो पहले तो किसी को अगर हमने पनिशमेंट दिया तो वो भी कोर्सिव पावर है, और किसी को रिवॉर्ड दिया तो वो रिवॉर्ड की पावर है। इसके बाद उसके पास एक ताकत होती है एक्सपर्ट के तौर पर, एक्सपर्ट पावर। अब हमने कहा कि प्रिंसिपल वो होगा जो एमकॉम हो, नहीं जो पीएचडी हो, फॉरेन क्वालिफाइड हो, इतना तजर्बा हो। तो ये ताकत उसके पास होती है अपनी एक्सपर्टीज की, स्किल्स की और नॉलेज की। तो उसको अपना काम करना भी आता है, समझना भी आता है, तो इससे उसको एक ताकत मिलती है। और आखिर में रेफरेंट पावर होती है। अब ये जो रेफरेंट पावर होती है कि ये सब चीजों से इंसान को अपने जाते खुद एक आदमी को एक ये इसकी एक ताकत बन जाती है कि उसको एक्सपर्ट भी है, वो रिवॉर्ड भी दे सकता है, वो सजा भी दे सकता है, वो निज़ाम भी दे सकता है, वो कानूनी तौर पे भी है। तो ये उसकी एक बन जाती है रेफरेंट पावर। क्योंकि पर्सन इज डिजायरेबल रिसोर्सेज और एडमायर्ड पर्सनल ट्रेट्स, उसके पास सारी खसूसियात हैं, और वो फिर इंसान उसको लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त, इसके पास लायक है, तो अगर किसी को प्रिंसिपल लगाना तो ये बेहतरीन प्रिंसिपल है भाई। ये क्या हुआ, ये उस बंदे का काम करने की वजह से लोग उसको फिर उसके काम की वजह जानते हैं। ये हेडिंग आप देख लें। तो ये लीडर के अंदर हम काम करते हैं। पहले उसकी हम जब आप कभी जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के और फिर पहले कॉलेज बैंकिंग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये एक कानूनी तौर पर एडमिशन मिला हुआ है, आप लेजिटिमेट राइट है आपका। इसका सवाल है तो पूछ लो। रेफरेंट का बता दें दोबारा से। रेफरेंट होती है, देखें रेफरेंट का मतलब है कि आपने 10 साल प्रिंसिपलशिप की, तो अब जिस
जिन जगहों पे आपकी नाम लिया जाएगा, तो अगर आप अच्छे प्रिंसिपल होंगे तो आपके बारे में क्या राय होगी, यार बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इदारे को देखें यहाँ से उसने शुरू किया और देखें तरक्की के बुलंदियों पे ले गया, तो ये एक आपकी ताकत मिली आपको क्योंकि आपने अच्छा काम किया। उसके उल्ट में देखें कि अगर आपने अच्छा इदारा था, आपने काम किया और आप देखें जी तबाह कर दीजिए कॉलेज। लेकिन आमतौर पर क्रिकेट टीम में हम देखते हैं तो कप्तान अच्छा आ गया तो टीम जीतना शुरू कर देती है, कप्तान बुरा आ जाए टीम हारना शुरू कर देती है, और जब टीम हारना शुरू करती है तो हम कहते हैं यार वो फलाना कप्तान बड़ा अच्छा था यार, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी, वो देखो टीम को उठा के कहाँ ले गया। ठीक है कि नहीं? वो इमरान खान साहब के बारे में क्या बात आती है? हो गया सर, ओके ओके। यस सर, हाँ वो कहता टीम बंदा बड़ा तेज थी। चलो जाके चलो आगे। अभी ये जो लीडर है क्या करता है बोले, ये लीडर जो है अपने अंदर एक क्रेडिबिलिटी को बनाता और ट्रस्ट को बनाता। क्रेडिबिलिटी ये होती है कि अगर आप सच बोलते हैं, सच्चे बोलते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार आप डिसऑनेस्ट हैं, क्योंकि आपका जो माजी है या जो आपका जो काम करने का तरीका है उसमें हमें झूठ या बदयांती का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता। अगर कोई आपके बारे में बात करे भी तो आप कहेंगे यार हमने तो अमली तौर पर उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी कि वो बदयानत हो या झूठा हो। ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी होती है इंसान की कि वो अपने अमाल से, अपनी बातचीत से, अपनी लोगों एबिलिटी से लोगों को इंस्पायर करता है, और फिर ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो क्वालिटी है, लोग इसको फिर क्रेडिबिलिटी की कहते हैं। क्रेडिबिलिटी कहते हैं कि उसके जो मुसलसल 5-10 साल उसके काम करने के दौरान अगर हम कहें कि जी उसने ईमानदारी से काम किया हो तो कोई उसको बदजानत नहीं कहेगा। फर्ज करें कोई कहेगा जी करप्ट आदमी है, तो करप्शन की होगी तो क्रेडिबिलिटी फिर करप्शन की होगी, और अगर करप्शन नहीं की होगी तो क्रेडिबिलिटी फिर उसकी एक साफ सुथरे आदमी की होगी। फिर दूसरा काम जो उसने करना है वो लोगों में, अपने लोगों में ट्रस्ट डालना है। ट्रस्ट क्योंकि लोगों ने फॉलो करना है उसको, एतमाद कि यार जो हमारे लीडर ने हमें क्या दिया है तो हमें जाकर किसी सीनियर बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी बात के ऊपर जो ये कह रहा है हमें एतमाद करना चाहिए। क्योंकि जो ट्रस्ट होता है वो आपकी इंटेग्रिटी होती है, कॉम्पिटेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है, लॉयल्टी होती है, और इससे होती है अगर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हो तो क्या होगा, आपकी जॉब परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। सिटीजनशिप बिहेवियर ये होता है, पहले सिटीजन बताता हूँ आपको। सिटीजन कहते हैं एक ऐसी सिफ्त सिटीजन इज अ गुड सिटीजन कि वन मैन और इज नॉट अफ्रेड ऑफ अदर पर्सन। एक ऐसी मतलब आपकी तरफ से कोई रवैया जिससे दूसरा आदमी आपको अपने आप को आपसे महफूज समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ, जुबान और उसके किरदार से दूसरा मुसलमान महफूज ना रहे। इसका मतलब है कि अगर ये हर बंदे को ये डर ना हो कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे बताएं हमें अपने घरों की 4 दीवारियां की जरूरत है, हमें अपने दरवाजों को रात को बंद करने की जरूरत है, हमें अपने चीजों को तालों में छुपाने की जरूरत है, हमें कोई बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है? क्या ख्याल है? हम ये क्यों करते हैं सारा कुछ? क्यों करते हैं सारा कुछ बताओ सर? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि क्या डर है? डर क्या है? चोरी ना कर ले, चोरी। ट्रस्ट नहीं है सर, ट्रस्ट नहीं है। दूसरा आदमी जो मुझे नहीं पता कौन सा आदमी है, मेरे और मेरे बाल बच्चों को नुकसान ना पहुंचाते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुआशरा सिटीजन्स का नहीं है, ये जानवरों का है और जंगल का कानून है। हर बंदे ने अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि दूसरे आदमी ने तो आपको नुकसान पहुंचाना है। तो ये बड़ा एक अजीब सा मैंने बात डिस्कस की आपके साथ। तो एक अच्छा लीडर जो होता है ना, जब लोगों ने आप पे एतमाद करना है ना, तो इसका मतलब है कि वो ये भी एतमाद कर रहे हैं कि आपने जो बात की है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैंने आपकी बात मान ली। सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप होती है कि एक इदारा जब कोई काम करेगा तो दूसरा आदमी मसलन देखे ना, मेरी बात सुन,
हम जब आप दूध खरीदते हैं किसी गवाले से तो क्या वो दूध सही होता है? नहीं सर। नहीं सर, शाबाश, नहीं सही, नहीं सही। तो क्या मतलब है? आपको एक चीज जो अगर वो बंदा जिसकी जिम्मेदारी है कि आपको सही चीज बेचे और आपको पता है कि ये इसमें कोई नंबर 2 काम हुआ हुआ है, पानी है, पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ उसने, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा। ठीक है, आप कभी मोबाइल फोन लेने के ठीक करवाने के लिए हफीज सेंटर गए हैं? यस सर। क्या फीलिंग आती है कि लोग क्या करेंगे आपके साथ? सर फ्रॉड के 2 नंबरियां लगाएंगे उधर। 2 नंबर लगा देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उनके अंदर क्या नहीं है बोले? शाबाश। उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप नहीं है। क्या मतलब? जो कस्टमर आ रहे हैं वो अपने आप को आपसे महफूज नहीं समझ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप सीख रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप है ये आती है ट्रस्ट से। हम अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज खरीदनी हो तो मुझे लगता है कि यार बच बचा के भाई ये तो बैठे ही नंबर 2 के लिए। आपने मोबाइल फोन दिखाया किसी को, यार ये ठीक कर दो, पता क्या लगे जो चीज ठीक है वो भी निकाल ली उसने, कुछ का कुछ कर देते हैं। तो जहां पर माशरे में ये चीज चल रही होती है तो फिर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वहां पे ट्रस्ट नहीं होता और इससे क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती और इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट नहीं होती। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए? शाबाश, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी जॉब परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ये अगर समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। जी सर आ गई है। सर आज आखिरी क्लास है आपकी? नहीं, कल होगी क्लास। मैंने कल आपको आधे घंटे के लिए बुलाना है, आधे पौने घंटे के लिए। आपको जो प्रोजेक्ट है 25 नंबर वाला वो बताना है। सर इसका मतलब कल आखिरी क्लास है? जी इस वक्त आखिरी क्लास है और कल आपका कल वो 25 नंबर इतना मुश्किल वक्त है, वैसे ही लगा दे मेहरबानी कर। नहीं बेटा वैसे ही लग सकते हो, माफ करना सर। अपनी बेइज्जती करवानी तो मेरी भी करवानी है। सर पेपर कब बताएंगे सर? पेपर बताएं दोबारा सर कब बताएं? सर पेपर का पैटर्न कब बताएंगे? हाँ सर सिलेबस भी बता देना जरा काइंडली। नहीं अभी पहले मुकम्मल तो कर दो तो पहले तो आएगी जब सबर करो 15 मिनट। सर ये ऑनलाइन क्लासेस पे बड़ा खर्चा हो रहा है सर। कितना खर्चा होता है? सर जी टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। क्या टेंशन हो रही है मुझे बताएं। यकीन करें सर, दूध बेचता हूँ रोज 3 किलो, फिर पैसा ही लगता है सर। हाँ रोज सर 3 किलो दूध बेचता हूँ, फिर पैसा ही लगता है। अपने अपने पर लगा रहा ना, उसमें कौन सी बात है? अपनी सर कुछ जरा है भाई। सर ये दूध बेचने वाला दौर आपने कहा है। नहीं अच्छा बेचता कोई अच्छा बच्चा जी। यार हम सर जी पेपर्स का क्या सिस्टम है? ये बड़ा लेक्चर खत्म कर लो, सारा सिस्टम बता दूंगा आपको, जल्दी करो। अच्छा जी आगे चलें। ये आपने सर आप पढ़ाएं प्लीज पढ़ाएं। टाइम में जाकर आगे चलें। कंट्रोलिंग। अब जब आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, लीडिंग की, तो अब आपका काम है कि जो लोग आपके मातहत काम कर रहे हैं, देखो ना आप थे लीडर ने क्या किया? लोगों को काम दिया काम करने के लिए। जब लोग काम करेंगे तो फिर आपने उनकी जो कारकर्दगी है उसको, परफॉर्मेंस को चेक करना है। मसलन मैंने आपको लेक्चर दिया, पढ़ाया और आपसे कहा करिए, अब पता लगे कि मैनेजमेंट आपको आई कि नहीं आई। मैंने आपको ये स्लाइडें दी, क्वेश्चंस बताए, अब आपको एक पेपर में मुझे लिख के दिखाना है। उस पेपर में हमने बताया जी कि मिड केस के जनाब वाली 35 नंबर हैं, फाइनल केस के 40 नंबर हैं। तो ये चेक का परफॉर्मेंस है। हम देख रहे हैं कि आपको ये सब्जेक्ट कितना आया, तो उसके लिए आप लिखते हैं, याद करते हैं, रटे मारते हैं, जो भी आप समझते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं असल में हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग कि आपने फर्ज करें एक बैंक में जॉब करते हैं, बैंक में आप मैनेजर हैं, तो आपने किसी नए लड़के किए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उनको आप कहेंगे जी कि भाई आपने हर महीने 1 लाख रुपए का अकाउंट जो है वो बैंक जी ये भी मौका बताएं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, तो ये है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जी, कंट्रोलिंग जो है ना जी लिंक होती है सबके साथ।
कि हमारे गोल्स क्या थे। गोल्स अगर हमने फर्ज करें किसी आपने ऑफिसर सेल्स वाले को बैंक में रखा है, तो आपने कहा जी कि आपने साल के 36 लाख रुपया जो है वो बैंक में अकाउंट लेके आना है, ये आपने उसको गोल दे दिया 36 लाख रुपए का। फिर वो उसको एक पोजीशन दे दी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि जी आप ग्रेड 3 के आप अफसर हैं। फिर आपको हमने काम करने के लिए बड़ा मोटिवेट किया और आपको कम्युनिकेशन सब कुछ सिखाया। फिर जब साल गुजरा तो पता लगा कि 36 लाख की जगह जो है वो आपने 15 लाख का बिजनेस किया। तो अब हम देखेंगे कि कहीं हमने उनको ज्यादा तो नहीं कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया ऐसा जो कि वो अचीव नहीं कर सकता था। क्या ये बंदा इस काबिल है कि नहीं कि मुझे काम। ये एक मुसलसल अमल है जहां पे हम लोगों की कारकर्दगी को मुसलसल उनको काम देते हैं, काम देने के बाद वो काम बच्चे करते हैं, उनको हम चेक करते हैं। ये एक सिलसिला बना हुआ है प्लानिंग का और कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल कहते हैं जी कि मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कि आपने क्या कारकर्दगी की। फिर ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसको हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। मसलन अगर जो आपकी तरह के 100 बच्चे हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, आपने 3 लाख रुपए का बिजनेस किया, कोई बच्चा जो है 5 लाख कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख का कारोबार कर रहा है, तो वो भी हम कंपेयर करते हैं प्रोसेस के अंदर। और फिर हम तीसरा काम क्या करते हैं कि आपको फिर हम देखते हैं कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको हम रिवॉर्ड देते हैं, और अगर आपने इनएडिक्वेट काम किया तो नेचुरली आपको फिर कोई ना कोई पनिशमेंट या कोई ना कोई बोले आपको तंबीह का जो है वो मामले का सामना करना पड़ता है। कोई मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब है चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके 3 तरीके हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करो, उससे कंपेयर करो बाकी लोगों के साथ, और देखो कि रिजल्ट के अंदर कोई जो आपको रिजल्ट आ रहे हैं वो सही है या डिविएट कर गए। इसके बाद आगे चलें। फिर हमने ये बताना जी कि परफॉर्मेंस क्या होती है। परफॉर्मेंस जो है वो एंड रिजल्ट है जो आपने लोगों ने आपको दिया। मतलब एग्जांपल मैं बैंक ही लेके चल रहा हूँ, इंश्योरेंस वाले भी यही करते हैं जी कि आप हमारी कंपनी के लिए इंश्योरेंस करके लाओ, इतना टारगेट होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो टारगेट जो होता है जो आपने लेना होता है वो अगर आप अचीव कर लेंगे तो परफॉर्म हो गया, अगर अचीव नहीं किया तो ये हम बाद में देखते हैं क्या होगा। और व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो होती है वो जो तमाम जो दफ्तर के लोग होते हैं 50, 60, 100, 200, 300 लोग, उन सबकी जो एंड परफॉर्मेंस है उसको जमा कर लेते हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस आ जाती होती है। और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती है वो सारे लोगों की आपस में मुश्तरका जो उन्होंने कारकर्दगी है उसको तो हम देखते हैं। अगर हमारी सारों की मुश्तरका काविश, सारों की मुश्तरका कारकर्दगी अच्छी है तो उसका मतलब है कि हमारी स्ट्रैटेजीज ठीक थी, हमारे वर्क प्रोसेस ठीक थे, हमारी वर्क एक्टिविटीज ठीक थी। अगर हमारे कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उसका मतलब यह है कि हमारा स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, हमारे काम करने का तरीका ठीक नहीं है और हमारी एक्टिविटीज ठीक नहीं है। जो कोई मुश्किल बात नहीं की, ध्यान दें यहाँ पर। मैंने ये बताया परफॉर्मेंस क्या होती है। परफॉर्मेंस होती है एंड रिजल्ट। किसी भी उसने आपसे कहा कि आप जाएं दफ्तर में जाके, मैं बात करता हूँ कि एक्शन बेस पे मैं गया काम, मेरा बच्चे हैं, स्टूडेंट्स काम करते हैं, मैंने देखा, मैंने पूछा क्या तुम्हारा भाई परफॉर्मेंस। कहने का सर हमें हर में रोज 3 लाख रुपए की फिगर सेल में शो करनी होती है। मैंने कहा ना हो तो फिर सर हमें वो एक मिल जाता है, हमें एक लेटर मिल जाता है कि तुम्हारी सेल कम क्यों हुई है। तो वो 3 लाख रुपया जो है वो उसका एंड रिजल्ट है जो हर रोज उन्होंने करना है। इसका मतलब महीने में कोई तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सेल जो है वो उनको चाहिए होती है। और जितने भी एक्शन बेस के डिपार्टमेंट्स काम करेंगे तो वो नगर 15 है या 16 या 20 जितने भी हैं, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी एक्यूमुलेटेड रिजल्ट हो जाएगा। तो सवाल तो पूछ लो यहाँ पर, आगे चलेंगे। ओके सर। ओके, इसके बाद आता है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बात चल रही है, आप सीख रहे हैं कंट्रोल करना है परफॉर्मेंस को, कंट्रोल करना है बोले परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस जब कंट्रोल करनी है तो आपको बताना पड़ेगा परफॉर्मेंस है क्या। ये परफॉर्मेंस आ गई। फिर अगर परफॉर्मेंस इंडिविजुअल होगी तो फिर परफॉर्मेंस क्या होगी बोले ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होगी। फिर आगे चलें, जब ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होगी तो फिर वो बन जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लेना। प्रोडक्टिविटी कम से कम लोग रखें और ज्यादा से ज्यादा आपको बोले आउटपुट मिले, ये प्रोडक्टिविटी है। अब ये ऐसे हम मिलेगी
आउटपुट देखें आपको मिली सेल्स की, और इनपुट हुआ वो जो सेल्स की टीम बनाई थी आपने, वो जो गाड़ियां थी, मकान थे, ऑफिस थे, उनको किराया था, कमीशन था, वो सारा कुछ डाल रहे हैं, तो वो आपका सारा बोले आ गया इनपुट। ठीक है, आपने खर्चा किया 10 करोड़ रुपए का, सेल हुई 5 करोड़ रुपए की, क्या करें, कंपनी बंद कर दें? उनके 10 करोड़ रुपए खर्च किया, रेवेन्यू आपको मिला सारा 5 करोड़ रुपए का, होना क्या चाहिए था 5 करोड़ खर्च करते, 10 करोड़ की सेल मिलती, तो बात प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी के दो वेरिएबल्स हैं, आउटपुट और इनपुट। तो अब इसकी जो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसकी मेजरमेंट ये करेंगे कि हमारे लोग कितना मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। बस ये है इसकी एक छोटी सी, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ में आगे चलें जी। इसके बाद ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, आगे आ गया जी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव का मतलब होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज अचीविंग द गोल। एक होता है एफिशिएंसी, ये देखें लिखा हुआ है एफिशिएंसी, यहाँ लिखा है एफिशिएंसी, ये लिखे हैं एफिशिएंसी, और यहाँ लिखा है बोले इफेक्टिव का मतलब है आपने मकसद को हासिल करना है, रिसोर्सेज की परवाह नहीं करनी। सर जी, इस चैप्टर में जो हम ये काफी पॉइंट देख रहा हूँ जो चैप्टर 1 वाले हैं, तो क्या वहां से भी डेफिनेशन ले सकते हैं हम इनकी? हाँ दे लें, कोई मसला नहीं है। अब तो ओवरऑल बात हो रही है, फाइनल प्रोजेक्ट सबसे मिला के आना है, वो नहीं फर्क पड़ता। अच्छा जी, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अप्रोप्रिएटली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है जी, इसमें आपके सिस्टम्स काम करते हैं, प्रोसेस काम करता है, और आपकी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मॉडल काम करते हैं। लेकिन हर एक जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सारे मिलके जो है वो सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो सिस्टम भी इसमें आता है और प्रोसेस भी इसमें आता है। आगे चलो, इसके बाद है जी कि आपने ये जो मेजरमेंट किया, देखें ये मेजरमेंट, अब आप क्या चेक कर रहे हैं? आप किसी कंपनी की आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, आप रिटर्न ऑन रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, रिटर्न ऑन शेयर और इक्विटी चेक कर सकते हैं, ग्रोथ इन प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू पर एसेट्स चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू पर इक्विटी चेक कर सकते हैं, फिर आप कल्चर ऑडिट्स कर सकते हैं, कंपनसेशन और बेनिफिट्स कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने से आपको कंपनी की अपनी रैंकिंग्स पता चलती है। ये हो रहा है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, ये सारे काम हो रहे हैं, और जो जिनके ये अच्छे होते हैं वो कंपनियां नंबर 1 पे चली जाती हैं, नंबर 2 पे आ जाती हैं। जिस तरह ये काम होना शुरू होते हैं वैसे वैसे कंपनी की पोजीशन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। फिर कंट्रोल, इसमें 3-4 किस्म के हैं। पहला कंट्रोल जो है बोले फाइनेंशियल कंट्रोल है। सर ये लॉन्ग प्रोसेस कर रहा है ना सारा? ये लॉन्ग चल रहा है जी, ये लॉन्ग चल रहा है। कंट्रोल के 2 से बन जाएंगे, 2 सवाल हैं इसमें। ये एक सवाल तो यहाँ तक क्या, यहाँ तक, ये यहाँ तक। फिर अगला सवाल शुरू होगा अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल्स। उसमें 2-3 कंट्रोल्स हैं, एक फाइनेंशियल कंट्रोल है, एक इंफॉर्मेशन कंट्रोल है, 2 ही कंट्रोल चीजें होती हैं, और एक होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये भी 3 चीजें बताता हूँ आपको बारी बारी। फाइनेंशियल कंट्रोल देख लें। फाइनेंशियल कंट्रोल जो फाइनेंस मैनेजर्स होंगे नेचुरली, और जो टॉप मैनेजमेंट होगी, उनको ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमारे फाइनेंसेस सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के अंदर लिक्विडिटी रेशो, लीवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़े कि नहीं पढ़े हुए? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अभी? रेशो एनालिसिस यस सर, पढ़े हुए। हाँ बादशाह, वो दोबारा याद कर लेना, वो फार्मूले होते हैं। तो ये जो फार्मूले होते हैं उनकी कुछ फिगर्स होती हैं, वो सारी के सारी हमें बता दी होती हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल जो है वो हमारे फेवर में है कि या हमारे नुकसान में है। तो अगर आप मैनेजर हैं तो आपको एक जो कंट्रोल के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल की एक्टिविटी होती है, दूसरा बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? शाबाश, कोई बच्चा बता दे। 60 बच्चे बैठे हुए हैं। पैसा तो काउंटिंग होती है। जी सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होता है सर? बजट वो हिसाब होता है जो हमें कहने एनुअली मिलता है, उसके अंदर है कि हमने कहने में साथ काम पूरे साल में करना है। मिलता नहीं है, मिलेगा। सर आपकी रेंज कितनी है? रेंज नहीं। असेसमेंट सर एलोकेशन ऑफ फंड्स। हाँ सर आपके पास पैसे कितने हैं? मैं बताता हूँ आपको इस साल कितने पैसे आएंगे
और आपका इस साल कितना खर्चा है, बस ये बात है बजट। सर थोड़ी स्टॉक करने का 3 लाख खर्चा और 5 लाख में बिक जाएगी 2 माह बाद। मेरा बेटा सवाल बड़ा आसान बात नहीं की है कि आपके साल में कितने पैसे आने, ये इनकम कितनी है साल की, अभी आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, बजट कहते हैं अंदाजा, और आपका खर्चा कितना। ये आने वाले साल में इनकम का और एक्सपेंडिचर का खर्चा लगा लेते हैं, फिर इनकम कहाँ से आनी है, खर्चे कहाँ जाने हैं, वो डिटेल बात की बात है। ठीक है भाई, वो कहते हैं बजट बनाओ तो सर क्या होता है कि कितना इनकम है, कितने पैसे आपके पास हैं और कितना खर्चा होना है। अभी ना पैसे आए ना खर्चा हुआ। ओके सर, ठीक है जी सर, ऐसे ही है। इसमें एक्चुअल की बात नहीं होती, इसमें एक आने वाले दिनों में कोई आप इनकम का एस्टिमेट लगा लेते हैं और आने वाले दिनों की एक खर्चे का एस्टिमेट लगा लेते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर एक अंदाजा बना लेते हैं कि इतनी आमदनी होगी। जब आप कहते हैं इतनी आमदनी होगी तो सारा साल क्या कोशिश करते हैं, बोलें शाबाश। सर फिर उसके मुताबिक हम अपने उसके करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जी सर ऐसे ही है। और उसके बाद जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को उससे कम ज्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करने दे रहे होते। हमारे हर घर में वैसे ही मसला होता है, मसला पता है कि घर में 1 लाख रुपया महीना आना है और खर्चे बने हैं 3 लाख रुपए के, तो या तो इनकम बढ़ाओ या खर्चे कम करो, ऐसे ही होता है। तो आप कहते हैं कि यार खर्चे तो कम हो नहीं सकते, तो फिर ठीक है किसी से लोन पकड़ लेंगे, किसी से बात पकड़ लेंगे, किसने करा लेंगे, तो आप अपने कुछ कुछ इनकम बढ़ाते हैं, कुछ खर्चे कम करते हैं, तो आप अपने बजट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी इनकम कम हो और खर्चे ज्यादा हो तो आपका जो बजट है वो खसारे का बजट है। खर्चा तो होना ही होना होता है, लेकिन आप लोन पर चल रहे होते हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने। जी सर, ओके हो गया सर। अब आपका जब एक बजट का मतलब क्या है, अगर आप सारे साल का कोई बजट बनाते हैं तो अब आप कंट्रोल करते हैं कि यार मेरे, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है जी कि हमें 7 खरब रुपया जो है वो आमदनी हासिल करनी है, कहाँ से करनी है, और जैसे जैसे साल गुजरता है वो 7 खरब से 6.5 खरब, 6.5 खरब से 6 खरब, वो ऐसे ऐसा इनकम कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और जो खर्चे हैं जो उन्होंने पहले बनाए होते हैं 10 खरब के, वो कोई 10 से 10.5 से खर्चे बढ़े होते हैं, वो डिविएट कर जाते हैं, बोले किससे, अपने जो उनके जो उन्होंने अंदाजा लगाए होते हैं उनसे वो हट जाते हैं। बहरहाल आपको समझाने की बात ये हो रही है कि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो एक कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल है। फाइनेंशियल कंट्रोल 2 चीजों का होगा, एक जो बिजनेस आपका होगा ट्रेडिशनल कंट्रोल और दूसरा होगा बोले बजटरी कंट्रोल। अगर ये हेडिंग है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन कंट्रोल का मतलब है कि मैनेजर्स ये कोशिश करते हैं कि उनके सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज कौन सी हो रही है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मसलन आप अपने दफ्तर के इंचार्ज हैं, तो आपने 9 बजे का टाइम दिया हुआ सारे स्टाफ को, तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी, बोले जल्दी बोलो कि सब टाइम पे आइए। आपकी एक आपका सादा सी आपकी ख्वाहिश है, लेकिन जब आप काम शुरू होता है तो 50 में से जो 40 बंदे हैं वो टाइम पे आते हैं, बाकी 10-15 बंदे जो हैं वो कोई 9:15 आ रहा है कि 9:30 बजे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक इंफॉर्मेशन का तरीकाकार लगा देंगे, तो वहां पे आप थंब इंप्रेशन लगा देंगे, हाजिर रजिस्टर लगा देंगे, महीने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बुनियाद पे क्या करेंगे, बोले सर अजानें हो रही हैं, अजाना सैलरीज बनाएंगे, भोग भी लग गई, कोई ना कोई आप उनके लिए आगे चलें। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, आपकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन है, छुट्टियों की इंफॉर्मेशन है, सैलरी की इंफॉर्मेशन है, आपकी प्रमोशन की इंफॉर्मेशन है, आपकी सिक लीव की इंफॉर्मेशन है, आपके कोई लोन आपने लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आपके दफ्तर में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन वहां पे चल रही है। जिस तरह आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन चली गई है, आपका रोल नंबर चल रहा है, आपकी फीस आ गई है, कोई फाइन तो नहीं है, आपने मेडिकल इम्तिहान दे दिया, हर पेपर के रिजल्ट लग गए हैं, मार्किंग हो गई भी है, टीचर ने परफॉर्मेंस दे दी भी है। तो आप एक स्टूडेंट है, लेकिन आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई हुई है और जिसको हमने मैनेज किया हुआ है, उसकी बुनियाद पे पर बोले हम आपको रिजल्ट देते हैं और पास फेल के बारे में, और ये 2 साल काम चल रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजर की ख्वाहिश ही होती है कि सही इंफॉर्मेशन मिले, उसको सही वक्त पे मिले और सही अमाउंट पे मिले। मतलब आपकी क्लास है 66 बच्चों की क्लास है, तो अगर मैं टीचर रिजल्ट बना कर दे 60 बच्चों का और 6 बच्चों का रिजल्ट ना दे तो रिजल्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ ना।
सर अजान हो रही है। आप सुनते जाना, मेरी अजान में भी शुरू होगी। जब मेरी शुरू होगी तो मैं बंद कर दूंगा। इसका तो आधा ये घंटा कंप्लीट कर लें, एक दो स्लाइडें रह गई हैं बस। हाँ बस खत्म हो गया काम। चलो सर पढ़ा दें फिर। आगे चले। इसके बाद है जी, ये मैं कल करा दूंगा आपको, ये मैं कल करा दूंगा। ये फिर आप आखिरी काफी ज्यादा हो गया। अब हमने जो एक ये सर 70 मिनट का सेशन हो गया। सर ब्रेक कर लें थोड़ी सी। ब्रेक नहीं करें, छुट्टी करें, बस हाजिर लगना, छुट्टी करें, ब्रेक का। कल आपने जो है वो सेशन अटेंड करना है मेरे साथ। इसमें मैं आपको आखिरी स्लाइड कराऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला बैलेंस स्कोर कार्ड का। मैंने आज आपके साथ एक जो डिस्कशन थी, क्योंकि हमने वाइंड अप करना था कोर्स, इसमें मैंने आपको कराया ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग सर काइंडली जरा कल टाइम बता दें, किस टाइम 7 साढ़े 7 बजे।